जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में करोड़ों के गोल्ड तक पहुंचने का नक्शा लग जाए। कहानी 1991 में शुरू होती है, जब वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिकी सेना ने इराक को हराकर कुवैत को आजाद कर दिया। यह जीत अमेरिकी सेना के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी, क्योंकि अब वे अपने घर लौटने और छुट्टी का मजा लेने वाले थे। पूरी सेना डीजे पर मस्ती कर रही थी, हर कोई खुश था। इसी दौरान हम ट्राय बार्लो से मिलते हैं, जो हाल ही में पिता बना है और अपने परिवार से मिलने के लिए बेताब है। उसके साथ ही कॉर्नेट बिग भी है, जो ट्राय को अपना आदर्श मानता है और उसकी तरह बनना चाहता है। दूसरी तरफ मेजर आर्ची की एंट्री होती है। वह एक रिपोर्टर के साथ इंटीमेट हो रहे थे और बदले में उसे कुछ खास जानकारी दे रहे होते हैं। तभी कर्नल वहां पहुंचते हैं। उनके साथ दूसरी रिपोर्टर एड्रीना भी होती है। दोनों रिपोर्टर के बीच जोरदार बहस हो जाती है, क्योंकि मेजर आर्ची एड्रीना की सुरक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन वह दूसरी रिपोर्टर के साथ उसकी स्टोरी साझा कर रहे थे। इससे नाराज कर्नल मेजर को फटकारते हुए कहते हैं, अब मैं ये सब बकवास नहीं सुनूंगा। तुम्हारा काम एड्रीना की सुरक्षा करना है और आगे से सिर्फ इसी पर ध्यान देना। इसी बीच पार्टी में कैप्टन आकर घोषणा करते हैं कि अगले दिन सुबह उन्हें और इराकी कैदियों को लाना है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि कई इराकी सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपने कपड़े उतारें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कोई हथियार न हो। इसी दौरान एक इराकी सैनिक कपड़े उतारने से इनकार कर देता है। ट्राय बार्लो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो ट्राय मजबूर होकर उससे कपड़े उतरवा देता है। तभी सैनिक के कपड़ों के अंदर से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलता है। ट्राय तुरंत बिग को डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कहता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें एक नक्शा होता है। नक्शे को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। ट्राय और बिग तुरंत अपने चीफ एल्गिन को बुलाते हैं और तीनों मिलकर नक्शे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तभी मेजर आर्ची टेंट में आ जाते हैं। उनकी नजर जैसे ही नक्शे पर पड़ती है, वे समझ जाते हैं कि यह किसी बड़े खजाने का नक्शा है। सबसे पहले चारों तय करते हैं कि वे इस बारे में किसी कैप्टन को नहीं बताएंगे। फिर मेजर आर्ची तीनों को बताते हैं कि यह नक्शा सद्दाम हुसैन के उस खजाने का है जो उसने कुवैत से चुराया था। यह खजाना करबला के पास के एक बंकर में छिपा है, लेकिन अब जब वे जल्दी सेना से रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने इस सोने को चुराने का प्लान बनाया। आर्ची की योजना सीधी थी, यह सोना चुराओ, अमेरिका लौटो और आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जियो। अगली सुबह चारों सैनिक अपनी जीप में बैठकर बंकर की ओर निकलते हैं। बंकर पर पहुंचते ही वहां मौजूद इराकी सैनिक इन्हें देखकर डर जाते हैं और तुरंत सरेंडर कर देते हैं। मेजर आर्ची उनके साथ सीजफायर का पत्र लेकर बंकर के अंदर घुस जाते हैं। बंकर के अंदर वे एक भारी दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन जब वहाँ सोने को ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेजर आर्ची गुस्से में एक आदमी को पकड़ते हैं और उसके सिर पर गन तान कर पूछते हैं, सोना कहाँ है? वह आदमी डर के मारे कांपने लगता है और बताता है कि सोना यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे बंकर में छिपा है। यह सुनते ही मेजर आर्ची वहाँ से निकलने का आदेश देते हैं। तभी बंकर के बाहर एक दूध का टैंकर आता है, जिसे इराकी सैनिक तोप से उड़ा देते हैं। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई कैदियों को भूखा प्यासा रखा गया है। ये वो लोग हैं जो सद्दाम के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। बंदी बने लोग मदद की गुहार लगाते हैं, हमें खाना और दवाइयाँ चाहिए। यह सुनकर मेजर का दिल पसीज जाता है। वे जल्दी से उन कैदियों को पानी और खाना देते हैं। इसके बाद वे वहाँ से निकलने की योजना बनाते हैं। जैसे ही मेजर आर्ची बाहर निकलते हैं तो उन्हें याद आता है कि बंकर के पास एक कुआं था, जहां इराकी सैनिक लगातार पहरा दे रहे थे। यह अजीब था। उन्हें एहसास होता है कि नक्शे में कोई गड़बड़ है और असली खजाना इसी कुएं के पास है। मेजर अपने साथियों को वापस उसी जगह चलने के लिए कहते हैं। ट्राय बार्लो डरते हुए कहता है, अगर हम वहाँ दोबारा गए तो लड़ाई हो सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। मेजर उसे समझाते हैं, इस वक्त सद्दाम के सैनिकों का फोकस जनता को डराने पर है, न कि हम पर। हमें वहाँ जाना ही होगा। ये लोग दोबारा कुएं के पास पहुँचते हैं। सबसे पहले वे इराकी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर करते हैं और उनकी गन्स को कुएं के पानी में फेंक देते हैं। फिर कुएं के अंदर बनी सीढ़ियों की मदद से बंकर में दाखिल होते हैं। बाहर कॉनरेड बिग मशीन गन लेकर पहरा दे रहा होता है। बंकर के अंदर वे 3 दरवाजे तोड़ते हैं। एक कमरे में उन्हें बहुत सारा कीमती सामान मिलता है, जो इराकी सैनिकों ने कुवैत से चुराया था, लेकिन सोने का कोई नामो निशान नहीं होता। मेजर आर्ची गुस्से में एक और दरवाजे को तोड़ते हैं। अंदर कैदियों को बंदी बनाकर रखा गया था। तभी उनकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ती है। मेजर एक इराकी सैनिक को आदेश देते हैं कि इस दरवाजे को खोलो। सैनिक पहले डरता है और मना करता है, लेकिन दबाव में आकर दरवाजा खोल देता है। अंदर उन्हें बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती घड़ियां मिलती है। यह सब कुवैत से लूटा गया खजाना था। जब उनके साथी सोने से भरे बैग उठाते हैं तो बैग फट जाता है। वे समझ जाते हैं कि यह सोना यहाँ ऐसे बैग्स में नहीं लाया गया होगा, इसलिए वे इराकी सैनिकों से मजबूत बैग मांगते हैं और सभी खजाने को ट्रक में लोड करने लगते हैं। जैसे ही वे ट्रक में सोना लोड कर रहे होते हैं, वहाँ इराकी सैनिकों का एक बड़ा अफसर आता है। वह कहता है, अगर
अगर तुम चाहो तो हमारे आदमी ट्रक में सोना लोड करने में मदद कर सकते हैं ताकि तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल सको। सोना को ट्रक में लोड करने का काम तेजी से पूरा हो रहा था। सभी सैनिकों को पता था कि वहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही ट्रक तैयार होता है और ये लोग निकलने वाले होते हैं, तभी एक महिला रोते हुए मदद की गुहार लगाने लगती है। वह चीखते हुए कहती है, प्लीज हमें यहाँ से बचा लो, ये लोग हमें मार डालेंगे। महिला की आवाज सुनकर सभी सैनिक पलटकर उनकी ओर देखते हैं। तभी एक इराकी सैनिक उसकी ओर बढ़ता है और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उसे गोली मार देता है। महिला वहीं ढेर हो जाती है। यह नजारा देखकर मेजर आर्ची का दिल दहल जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा होता है। वे अपनी जीप से नीचे उतरते हैं और उस महिला की ओर बढ़ते हैं। ट्रॉय बार्लो घबराकर कहता है, सर हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मेजर आर्ची उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। मेजर इराकी सैनिकों से कहते हैं, तुम लोगों को यह टाउन खाली करना होगा, अगर तुमने इन्हें कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा। तभी एक इराकी अफसर मेजर को समझाने की कोशिश करता है, यह महिला और बाकी कैदी बगावत करने वाले हैं, हमें आदेश है कि इन्हें खत्म कर दिया जाए, आप लोग अपना सोना लेकर निकल जाइए। मेजर गुस्से में कहते हैं, यह हमारा सोना नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। इसी बीच गलती से एक इराकी सैनिक के पैर में गोली लग जाती है। यह देखकर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां चारों ओर गूंजने लगती हैं। मेजर आर्ची और उनकी साथी कवर लेकर जवाबी फायरिंग करते हैं। इस दौरान मेजर आर्ची के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। मेजर और उनके साथी कई इराकी सैनिकों को मार गिराते हैं। इस बीच वे सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं और उन्हें ट्रक में भरकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहां एक इराकी टैंकर तेजी से आता है। उसमें से एक इराकी सैनिक बाहर निकलता है और देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक सोने से भरे ट्रक लेकर भाग रहे थे। अपने सैनिकों की दुर्दशा और सोने खोने की वजह से वो बौखला जाता है और गुस्से में अपने टैंकर से अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर देता है। ब्लास्ट होते ही मेजर आर्ची को एहसास हो जाता है कि इसमें गैस भरी हुई है। अचानक हालात और बिगड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी जीप एक लैंडमाइन के पास पहुंचने वाली होती है। मेजर तुरंत चीखते हैं, फौरन सब लोग जीप से कूदो, क्योंकि गाड़ी रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। जैसे ही जीप लैंडमाइन पर चढ़ती है, एक जोरदार धमाका होता है और जीप के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस फटी हुई जीप का एक बड़ा मलबा ट्रॉय बार्लो की जीप के विंडशील्ड से टकरा जाता है। इस झटके से ट्रॉय का हाथ स्टीयरिंग से छूट जाता है और उनकी जीप बेकाबू होकर पलट जाती है। ट्रॉय और उसके साथी संभलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी दो मासूम बच्चे लैंडमाइन की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। ट्रॉय बच्चों को बचाने के लिए अपनी परवाह किए बिना उनके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी दौरान इराकी सैनिक पीछे से आकर ट्रॉय को घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। चारों ओर फैले धुएं और धमाकों के शोर के बीच हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सैनिक और मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तभी अचानक कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने सद्दाम हुसैन की सत्ता के खिलाफ बगावत की थी। वे अमेरिकी सैनिकों को पहचानते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे सैनिकों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते हैं जहाँ वे थोड़ी राहत पा सकते थे। इधर इराकी सैनिक ट्रॉय बार्लो पर सख्ती से चिल्लाते हुए सीज़फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। ट्रॉय भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक तेजी से उसे दौड़कर पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे उसे बंकर के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में घबराए हुए ट्रॉय की नजर वहाँ पड़े कई फोनों पर पड़ती है। तभी उसे एक फोन चालू दिखाई देता है। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे वह जल्दी से फोन उठाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर अफसोस कॉल बीच में ही कट जाती है। ट्रॉय को अपनी पत्नी की याद आती है। बिना देरी किए वह उसी फोन से अपनी पत्नी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी जैसे ही फोन उठाती है, ट्रॉय घबराई आवाज में उससे कहता है, जल्दी से मेरे कमांडिंग ऑफिसर को कॉल करो और बताओ कि इराकी सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। इसी बीच इराकी सैनिक ट्रॉय को कॉल करते हुए देख लेते हैं और बिना कोई मौका दिए उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इधर कर्नल को भी पता चल जाता है कि उन लोगों को एक नक्शा मिला था, तब से वह लोग यहाँ से गायब हैं। कर्नल समझ जाते हैं कि वह लोग अपने लिए जरूर कुछ कर रहे हैं। इधर मेजर आर्ची घायल बिग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम चाहो तो अपने हिस्से का सोना लेकर यहाँ से निकल सकते हो, मैं ट्रॉय बार्लो को अकेले ही बचा लूंगा। बिग और उनके दूसरे साथी यह सुनकर कहते हैं, मेजर बार्लो हमारा साथी है, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद सभी लोग सोने से भरे बैग गिनने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि 41 बैग गायब है। तभी अमीर अब्दुल्ला, जो सद्दाम के खिलाफ बगावत कर रहे लोगों में से एक है, मेजर को जानकारी देता है कि ट्रॉय बार्लो को ओएसिस बंकर ले जाया गया है, वहाँ सद्दाम के ढेर सारे सैनिक तैनात हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, यह बेहद खतरनाक होगा। मेजर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर जवाब देते हैं, हम सीज़फायर के नियम तोड़ चुके हैं, अब हमारी अपनी आर्मी भी हमारी मदद नहीं कर सकती, हम वापस नहीं जा सकते। यह सुनकर अमीर अब्दुल्ला का चेहरा सख्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये लोग यहाँ सिर्फ सोना चुराने के लिए आए थे। अमीर कहता है, अगर तुम्हें ट्रॉय बार्लो को बचाना है तो तुम्हें हमसे सौदा करना होगा, हमें आधा सोना चाहिए और साथ ही तुम हमारे 56 लोगों को इराक का बॉर्डर पार करने में मदद
मदद करोगे। मेजर के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वह जल्द ही अमीर की शर्त मान लेते हैं। अगली सुबह मेजर और उनकी टीम एक छोटे गाँव में पहुँचती है। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो कभी सद्दाम की आर्मी में थे, लेकिन अब उससे बगावत कर चुके हैं और उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी मेजर और उनकी टीम को एक सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाता है। बेसमेंट में बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिन्हें सद्दाम ने कुवैत से चोरी किया था। मेजर सोने के बदले इन सभी गाड़ियों को खरीद लेते हैं। उनकी टीम इन गाड़ियों में बैठकर गांव से निकल जाती है। रास्ते में मेजर अमीर से कहते हैं अब हमें ट्राइबालों को छुड़ाने के लिए एक मजबूत प्लान बनानी होगी। इस पर अमीर अब्दुल्ला कहता है वह बंकर सैनिकों से भरा पड़ा है, हम वहाँ सीधे नहीं जा सकते। लेकिन इन सैनिकों को एक ही चीज से डर लगता है और वह है सद्दाम। यह सुनते ही मेजर के दिमाग में एक आइडिया बनती है। वह उस डर का फायदा उठाने का फैसला करते हैं। योजना के अनुसार उनकी टीम में से एक आदमी बंकर के अंदर जाता है और चिल्लाकर सैनिकों को बताता है सद्दाम यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने तुम सबको मारने का आदेश दिया है। पहले तो सैनिक उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तभी वे देखते हैं कि 3-4 वीआईपी गाड़ियाँ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। ये गाड़ियाँ बिल्कुल सद्दाम की आधिकारिक गाड़ियों की जैसी लग रही थी। यह नजारा देखकर सैनिकों के होश उड़ जाते हैं और उनमें से कई डर के मारे बंकर छोड़कर भाग जाते हैं। गाड़ियां बंकर के पास रुकती हैं। उनमें से मेजर और उनकी टीम बाहर निकलती है और तुरंत बंकर के अंदर घुस जाती है। मेजर अपनी टीम के साथ बार्लो को ढूंढते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां उसे कैद किया गया था। मेजर 2 इराकी सैनिकों को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देते हैं और बार्लो के हाथ पांव की रस्सियां काट देते हैं। बार्लो आजाद होते ही उस सैनिक के सामने आता है जिसने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन बार्लो उसे मारने के बजाय बस एक गहरी नजर से देखता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आकर टीम देखती है कि अधिकांश इराकी सैनिक या तो भाग चुके हैं या तो मारे गए हैं। इसके बाद बार्लो बिग को ढूंढने निकलता है। बिग पास ही एक लाश के नीचे छिपा था। जैसे हुए बार्लो को देखता है, खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी झाड़ी में छुपा एक इराकी सैनिक अचानक गोली चला देता है और गोली बिग को लग जाती है। मेजर तुरंत उस सैनिक को खत्म कर देते हैं। बार्लो बिग की जान बचाने के लिए एक गाड़ी लेने जाता है, लेकिन तभी झाड़ियों में छुपा एक और सैनिक बार्लो पर भी गोली चला देता है। गोली बार्लो के सीने में लगती है जिससे उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। मेजर तेजी से एक इंजेक्शन निकालकर बार्लो के सीने में लगाते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे बार्लो को थोड़ा ठीक महसूस होने लगता है। लेकिन बिग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद मेजर अपने एक भरोसेमंद सैनिक दोस्त के पास कॉल करते हैं। कॉल पर मेजर उसे 4 ट्रक लाने के लिए कहते हैं और वादा करते हैं कि इसके बदले में उसे $100 दिए जाएंगे। साथ ही वह उससे एक रिपोर्टर एड्रीना को भी साथ लाने के लिए कहता है। इधर मेजर और उनकी टीम उस जगह पहुंचती है जहां पर उन्होंने सोना छिपा रखा था। अमीर अपने हिस्से का सोना अपने गरीब लोगों में बांट देता है। गरीबों की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही होती है। बाकी के सोने को टीम ड्रमों में छिपा देती है ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। कुछ ही देर में ट्रक वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग ट्रकों में सवार होकर इराक की सीमा की ओर निकल पड़ते हैं। मेजर की योजना साफ थी, सभी को सुरक्षित सीमा पार कराना। सीमा के पास पहुँचने पर मेजर सभी लोगों को समझाते हैं कि सीमा पर केवल अमेरिकी सैनिक ही हथियार रख सकते हैं। तभी रिपोर्टर एड्रीना इस पूरी घटना को कवर करना शुरू कर देती है। अचानक अमेरिकी कर्नल वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में घोषणा करता है कि मेजर और उनकी टीम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। साथ ही वह इन बागी इराकी लोगों को सीमा पार करने से साफ मना कर देता है। मेजर अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वह कर्नल से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इन्हें सीमा पार करने दे, वरना ये सभी मारे जाएंगे, लेकिन कर्नल पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी मेजर एक चालाकी भरी योजना के साथ कर्नल से कहते हैं हमारे पास इराकियों का ढेर सारा सोना है जो उन्होंने कुवैत से चुराया था। अगर आप इन लोगों को सीमा पार करने दोगे तो हम वह सारा सोना आपको दे देंगे। यह सुनते ही कर्नल के चेहरे पर लालच की झलक दिखने लगती है। मेजर अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए सोने की एक चमचमाती ईंट निकालकर कर्नल को दिखाते हैं। यह देखकर कर्नल की आंखें चमक उठती है और वह सभी को सीमा पार करने की अनुमति दे देता है। इस ऐतिहासिक पल में चीफ एल्गिन, ट्राइब बार्लो और मेजर आर्ची इराकी लोगों की ओर देखकर खुशी की आंसू नहीं रोक पाते। अमीर और उसके साथी भी उससे दिल से धन्यवाद करते हैं और निकल जाते हैं। आखिरकार रिपोर्टर एड्रीना की रिपोर्टिंग की वजह से मेजर और उनकी टीम को किसी भी तरह की सजा नहीं मिलती। वे सभी अपनी जिंदगी शांति और सुकून के साथ बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक जबरदस्त कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो फ्री में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी मोटिवेट करता है।